भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 सिर्फ धार्मिक मतभेदों का परिणाम नहीं था, यह राजनीतिक मतभेदों, सामाजिक तनाव, ब्रिटिश नीतियां और एक अलग राष्ट्र की मांग का संयुक्त परिणाम था। और इन्हीं की वजह से भारत और पाकिस्तान जैसे दो नए देश उभरे। ब्रिटिशर्स की फूट डालो राजनीति करो यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद बढ़ाकर अपने शासन को मजबूत किया। दो राष्ट्रीय सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी में मोहम्मद अली जिन्ना और अलामा इकबाल के विचारों से यह धारणा बनी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र है। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग को तेजी से आगे बढ़ाया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग सत्ता साझेदारी तथा भविष्य की शासन व्यवस्था पर सहमत नहीं हो सकते थे। सांप्रदायिक दंगे और हिंसा में 1940 के दशक में कई स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिससे अलगाव की भावना बढ़ी। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 के बाद व्यापक हिंसा फैली, जिसने विभाजन की संभावना को और बढ़ा दिया। कैबिनेट मिशन योजना की असफलता, जिसमें कैबिनेट मिशन प्लान भारत को एकजुट रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण यह सफल नहीं हो सका। और ब्रिटिश सरकार की जल्द सत्ता हस्तांतरण की नीति में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण को शीघ्र पूरा करने के लिए विभाजन को स्वीकार किया। भारत पाकिस्तान बंटवारे को समझने की शुरुआत करते हैं अगस्त 1947 से। दिल्ली का एक कमरा, अंदर मेज पर फैले हुए नक्शे, फाइलें और जनगणना के आंकड़े। मेज के सामने बैठे एक आदमी बार बार पेंसिल उठाता है, नक्शे को देखता है, उस पर कुछ रेखाएं खींचता है और वापस से पेंसिल नीचे रख देता है। उसे अंदाजा नहीं है कि उसकी पेंसिल से निकली हुई ये स्याही अगले कुछ महीनों में लाखों लोगों के खून से रंगी जाएगी। उसे तो यह भी अंदाजा नहीं था कि जिन गांव, कस्बों और शहरों को वह अलग कर रहा है, उनमें रहने वाले लोग कौन है, क्योंकि वह भारत का था ही नहीं। उसने कभी भारत में जीवन नहीं बिताया था, ना वह पंजाब गया था, ना वह बंगाल गया था। उसे ना अमृतसर की गलियों का पता था, ना लाहौर के बाजारों का। लेकिन फिर भी उसे एक ऐसा काम दे दिया गया जो शायद किसी राजा, किसी जनरल या किसी प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया गया था। उसे एक सभ्यता को दो हिस्सों में बांटना था। उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ, और इतिहास उसे उस व्यक्ति के रूप में याद करेगा जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा खींची थी। लेकिन यह कहानी रेडक्लिफ से शुरू नहीं होती है। यह कहानी शुरू होती है उन घटनाओं से जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। साल 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन जीत गया था, लेकिन यह जीत बहुत महंगी साबित हुई थी। खजाना खाली हो चुका था, अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी और पूरी दुनिया बदल रही थी। ब्रिटिश नेताओं को साफ दिखाई दे रहा था कि भारत पर हमेशा राज करना संभव नहीं है। उधर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। कांग्रेस अंग्रेजों पर दबाव बना रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सिर्फ आजादी नहीं थी। समस्या थी कि आजादी किस रूप में मिलेगी, एक संयुक्त भारत के रूप में या दो अलग अलग देशों के रूप में। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अब खुलकर पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राजनीतिक राष्ट्र है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक अखंड भारत चाहते थे। लेकिन राजनीतिक मतभेद धीरे धीरे सामाजिक तनाव में बदलने लगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे है। 16 अगस्त 1946 कोलकाता, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था। जो प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही भयानक सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। सड़कों पर लाशें पड़ी थी, दुकानें जल रही थी, मकान में आग लग गई थी। लोग अपने ही पड़ोसियों के दुश्मन बन चुके थे। कुछ ही दिनों में हजारों लोग मारे गए। फिर हिंसा नोआखाली पहुंची, फिर बिहार, फिर पंजाब। ऐसा लगने लगा कि पूरी उपमहाद्वीप एक बारूद का ढेर बन चुकी है। और इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने फैसला कर लिया कि अब उन्हें भारत छोड़ना ही होगा। 3 जून 1947 ऑल इंडिया रेडियो। लाखों लोग रेडियो के सामने बैठे हुए थे। कुछ उत्साहित थे और कुछ चिंतित थे। कुछ को उम्मीद थी कि शायद कोई समझौता हो जाएगा। फिर आवाज सुनाई दी। यह भारत के आखिरी वायसरॉय यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन की आवाज थी। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन साथ ही एक और खबर थी।
भारत का विभाजन होगा, दो नए राष्ट्र बनेंगे जिनका नाम होगा भारत और पाकिस्तान। घोषणा खत्म हुई, लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, सीमा कहाँ होगी, पंजाब का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, लाहौर किसे मिलेगा और कोलकाता किसे मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, करोड़ों लोगों का क्या होगा। ब्रिटिश सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो दोनों पक्षों के लिए अपेक्षाकृत निरपक्ष हो। कांग्रेस किसी भारतीय को स्वीकार नहीं करती, मुस्लिम लीग किसी कांग्रेस समर्थन पर भरोसा नहीं करती, इसलिए इंग्लैंड से बुलाया गया सिरिल रेडक्लिफ को। 8 जुलाई 1947 रेडक्लिफ पहली बार भारत पहुंचे। उनके सामने चुनौती असंभव जैसी थी। इतने बड़े देश की सीमा तय करनी थी और समय सिर्फ 5 हफ्ते। इतिहासकार आज भी हैरान है कि इतने विशाल कार्य के लिए इतना कम समय कैसे दिया गया। रेडक्लिफ के पास न पर्याप्त नक्शे थे, न विश्वसनीय जनसंख्या डेटा, न जमीन पर जाकर हालात देखने का समय, फिर भी फैसला उन्हें ही करना था। सबसे बड़ी समस्या पंजाब थी। पंजाब सिर्फ एक प्रांत नहीं था, यह हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की साझा भूमि थी। सदियों से लोग साथ रह रहे थे, लेकिन अब सवाल यह था कि भूमि किसकी होगी। लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, हर जिला एक नई समस्या था। अगर धार्मिक बहुमत को आधार बनाया जाए तो कई आर्थिक और प्रशासनिक समस्या पैदा होंगी। अगर आर्थिक महत्व पर ध्यान दिया जाएगा तो धार्मिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कोई भी फैसला सभी को खुश नहीं कर सकता था। उधर जनता को अभी तक नहीं पता था कि उनके भविष्य का फैसला कैसे होने वाला है। लाहौर में लोग अफवाहें सुन रहे थे कि लाहौर शहर भारत में जाएगा। अमृतसर में लोग सोच रहे थे कि शायद सीमा कहीं और बनेगी। कई परिवारों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। कई लोग आखिरी दिन तक अपने घरों में बैठे रहे। उन्हें विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इतिहास उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निर्मम साबित हुआ। 13 अगस्त 1947 रेडक्लिफ अपना काम पूरा कर चुके थे। रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंप दी गई, लेकिन माउंटबेटन ने फैसला किया कि सीमाओं की घोषणा तुरंत नहीं की जाएगी। उनका मानना था कि पहले लोगों को आजादी का जश्न मना लेना दिया जाए और फिर सीमाओं की घोषणा की जाएगी। यानी लाखों लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले थे बिना यह जाने कि वो किस देश में रहेंगे। 15 अगस्त 1947 दिल्ली का लाल किला, तिरंगा फहराया गया, लोग खुशी से झूम उठे, भारत स्वतंत्र हो चुका था। उधर कराची में पाकिस्तान अपने जन्म का उत्सव मना रहा था, लेकिन उसी समय पंजाब और बंगाल में लाखों लोग चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका गांव किस देश में जाएगा, उनका भविष्य क्या होगा। और फिर 17 अगस्त 1947 रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हो चुकी थी। अब नक्शे पर खींची गई एक लकीर वास्तविक दुनिया में उतर चुकी थी, लेकिन कागज पर बनी सीमा और जमीन पर रहने वाले लोगों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि सीमा तो बन गई थी लेकिन लोग अभी भी वही थे। लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान में थे, लाखों मुसलमान भारत में थे, और अब अचानक उन्हें बताया जा रहा था कि उनका घर किसी दूसरे देश में है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते और आपको पता चलता है कि आपका गांव दूसरे देश में है। आपका खेत, आपकी दुकान, आपका स्कूल, आपका मंदिर, आपकी मस्जिद, वह सब कुछ वही है, लेकिन अब वह आपका देश नहीं रहा। ऐसा ही कुछ करोड़ लोगों के साथ हुआ था। पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि विभाजन की सबसे गहरी चोट वही लगी थी। सदियों से साथ रहने वाले समुदाय अचानक डर और अविश्वास के घेरे में आ गए थे। अफवाह तेजी से फैल रही थी। कहीं कहा जा रहा था कि एक गांव पर हमला हुआ है, कहीं खबर आ रही थी कि पूरा काफिला ही गायब हो गया, कहीं बताया जा रहा था कि ट्रेनों में बैठे हुए यात्रियों को रास्ते में ही मार दिया गया। हर नई अफवाह अगले हमले को और हिंसक बना रही थी। लोगों को लगने लगा था कि अगर वे पहले नहीं भागे तो शायद कभी नहीं भाग पाएंगे। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवास। सड़कें इंसानों से भर गई थी, जहां तक नजर जाती लोगों की कतारें दिखाई देती। कुछ लोग बैलगाड़ियों में, कुछ लोग ऊंटों पर, कुछ लोग ट्रकों में, लेकिन ज्यादातर पैदल थे। दिन भर चलते, रात को सड़क किनारे सो जाते, फिर सुबह उठते, दोबारा चल पड़ते। बुजुर्गों के पैर जवाब देने लगे थे, बच्चे भूख में रो रहे थे, महिलाएं अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही थी। हर किसी के पास कुछ ना कुछ था जिसे वह बचाना चाह रहा था। किसी के हाथ में जमीन के कागज थे, किसी के पास शादी की तस्वीरें, किसी के पास धार्मिक ग्रंथ, और कई लोगों के पास सिर्फ कपड़े की एक गठरी थी।
पूरी जिंदगी एक छोटे से बंडल में समा चुकी थी, लेकिन रास्ता सुरक्षित नहीं था। कई काफिले पर कई काफिलों पर हमला होने लगा। शस्त्र भीड़ें रास्ता रोक लेती थी। लोगों को उनके धर्म के आधार पर पहचानने की कोशिश की जाती थी और फिर हिंसा शुरू हो जाती थी। लोगों को पहले उनके धर्म के आधार पर पहचानने की कोशिश की जाती थी और उसके बाद हिंसा शुरू हो जाती थी। कई जगहों पर पूरे के पूरे गांव खाली हो गए। कुछ गांव में कोई भी नहीं बचा और जो लोग जीवित बचे उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भुला पाए। सरकार ने हालत संभालने की कोशिश की। पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई, लगभग 55,000 सैनिकों की एक विशेष फौज। उनका काम था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन समस्या इतनी विशाल थी कि यह संख्या भी बहुत छोटी साबित हुई, क्योंकि सामने लाखों लोग थे, हजारों गांव थे और सैकड़ों मील लंबी सड़कें थी। कई जगहों पर सैनिक पहुंच ही नहीं पाए और जहां पर पहुंचे वहां पर अक्सर बहुत देर हो चुकी होती थी। और इसी दौर में विभाजन के सबसे भयावह प्रतीक सामने आया, रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेनें। शुरुआत में ट्रेनें उम्मीद की निशानी थी। लोग सोचते थे कि रेलगाड़ी उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचा देगी, लेकिन जल्द ही कुछ ट्रेनें डर का दूसरा नाम बन गई। अमृतसर, सितंबर 1947। एक ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। लोग अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे थे। कोई अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, कोई अपने माता पिता का, कोई अपनी पत्नी और बच्चों का। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो कुछ अजीब हुआ। कोई आवाज नहीं थी, ना कोई खिड़की से झांक रहा था, ना कोई उतर रहा था, ना कोई सामान उतार रहा था। प्लेटफॉर्म पर खामोशी छा गई। रेलवे कर्मचारी धीरे धीरे डिब्बों की ओर बढ़े, दरवाजा खोला और फिर जो उन्होंने देखा वह उनके जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। डब्बे यात्रियों से भरे हुए थे, लेकिन कोई भी उनमें से जीवित नहीं था। पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। कुछ डब्बों की दीवारों पर संदेश लिखे गए थे, नफरत से भरे संदेश, बदले के संदेश, चेतावनी के संदेश। ऐसी ट्रेन दोनों दिशाओं से आने लगी, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत। लोग इन्हें घोस्ट ट्रेन कहते थे, यानी कि भूतिया ट्रेन, क्योंकि वे आती थी लेकिन उनमें कोई भी जीवित नहीं रहता था। इन घटनाओं ने पूरे पंजाब को दहला दिया। हर नई घोस्ट ट्रेन अगले दंगे को और भड़काती थी। हर नई हत्या अगली हत्या को जन्म देती थी। हिंसा का यह चक्र लगातार बढ़ता चले गया और ऐसा लगने लगा कि अब कोई भी इसे नहीं रोक सकता है। लेकिन इसी समय भारत के दूसरे हिस्से में एक बूढ़ा आदमी एक अलग लड़ाई लड़ रहा था। वह सत्ता के समारोह में नहीं था, ना वह स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में शामिल था, ना वह दिल्ली में था, वह कोलकाता में था, जिसका नाम था महात्मा गांधी। कोलकाता वह शहर था जिसने 1946 के भयानक दंगे देखे थे। यही वह शहर था जहां डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हजारों लोग मारे गए और अब डर था कि विभाजन के बाद यहां फिर से हिंसा भड़क सकती है। ब्रिटिश प्रशासन चिंतित था, स्थानीय नेता चिंतित थे, लेकिन महात्मा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया कि वे याद रहेंगे। वह किसी महल में नहीं रुके, ना वह किसी सरकारी बंगले में रुके। उन्होंने एक साधारण और जर्जर मकान चुना, हैदरी हाउस। यहीं से उन्होंने शांति मिशन शुरू किया। महात्मा गांधी का तरीका अलग था। उनके पास ना ही सेना थी, ना ही पुलिस थी, उनके पास ना कोई हथियार था। उनके पास केवल नैतिक शक्ति थी और विश्वास था कि इंसान के भीतर की अच्छाई को जगाया जा सकता है। वह हिंदू नेताओं से ही मिले, साथ में वह मुस्लिम नेताओं से ही मिले और साधारण नागरिकों से भी मिले और उनसे सिर्फ एक बात कहते थे कि अगर हम एक दूसरे को मारेंगे तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ रह जाएगा। देश के दो हिस्सों में हिंसा थी, लेकिन कोलकाता अपेक्षाकृत शांत रहा। यह अपने आप में एक आश्चर्य था। कई पर्यवेक्षकों ने इसे महात्मा गांधी का प्रभाव माना, लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। जल्द ही पंजाब से आने वाली भयावह खबरें कोलकाता पहुंचने लगी। लोगों के भीतर फिर से गुस्सा बढ़ने लगा और कुछ ही समय बाद शहर में तनाव वापस लौट आया। 1 सितंबर 1947 महात्मा गांधी ने घोषणा करी कि वे उपवास करेंगे, आमरण अनशन। उन्होंने कहा कि जब तक यह हिंसा बंद नहीं होगी वे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उस समय महात्मा गांधी 78 वर्ष के थे। उनका शरीर पहले से ही कमजोर था। डॉक्टर चिंतित थे, उनके सहयोगी चिंतित थे, लेकिन गांधी अपने निर्णय पर अडिग रहे। दिन बीतने लगे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उनकी आवाज कमजोर हो गई, चलना मुश्किल होने लगा। लेकिन जैसे जैसे
महात्मा गांधी कमजोर होते रहे, वैसे वैसे शहर की आत्मा जाग रही थी। हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने बैठकें शुरू कर दी। स्थानीय समूह शांति की अपील करने लगे। लोग सड़कों पर निकलकर हिंसा रोकने की मांग करने लगे। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसे कई इतिहासकारों ने आज भी असाधारण माना है। कुछ ऐसे लोग महात्मा गांधी के पास गए जिन्होंने दंगों में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, उन्होंने अपने हथियार जमा कर दिए और वादा किया कि अब वे भी शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। यह दृश्य अविश्वसनीय था। एक बूढ़ा, कमजोर और भूखा आदमी और उसके सामने हथियार डालते हुए हिंसा में शामिल लोग। 4 सितंबर 1947 लगभग 73 घंटे के बाद महात्मा गांधी ने अपना उपवास समाप्त किया, क्योंकि शहर के प्रमुख नेताओं और समुदायों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे शांति बनाए रखेंगे, और आश्चर्यजनक रूप से कोलकाता शांत हो गया। इसे बाद में कई लोगों ने मिरेकल ऑफ कोलकाता कहा, यानी कि कोलकाता का चमत्कार, क्योंकि जो काम हजारों सैनिक नहीं कर पाए वह एक निहत्थे बूढ़े व्यक्ति ने कर दिखाया था। लेकिन जब कोलकाता में शांति लौट रही थी, उसी समय उत्तर में एक नया संकट जन्म ले रहा था। एक ऐसा संकट जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हमेशा के लिए बदल देगा। यह संकट था कश्मीर। सितंबर 1947 जब पंजाब जल रहा था, जब शरणार्थियों के काफिले सीमाएं पार कर रहे थे, जब घोष ट्रेन दोनों देशों के लोगों को भयभीत कर रही थी, उसी समय हिमालय की गोद में एक राज्य अभी भी फैसला नहीं कर पाया था कि उसका भविष्य क्या होगा। यह राज्य था जम्मू और कश्मीर, और आने वाले कुछ हफ्तों में यह महाद्वीप की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य लड़ाई का केंद्र बनने वाला है। कश्मीर का मामला बाकी रियासतों से अलग था। यहाँ के शासक थे महाराजा हरि सिंह। भारत चाहता था कि कश्मीर उनके साथ आए। पाकिस्तान को लगता था कि मुस्लिम बहुल होने के कारण कश्मीर स्वाभाविक रूप से उनके साथ जाएगा, लेकिन हरि सिंह दोनों में से किसी को भी चुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनका सपना था एक स्वतंत्र कश्मीर, एक ऐसा देश जो ना भारत का हिस्सा हो ना ही पाकिस्तान का हिस्सा हो। 1947 की गर्मियों में हरि सिंह समय खरीदने की कोशिश कर रहे थे। वे निर्णय टालते रहे। दिल्ली से संदेश आते, कश्मीर से संदेश आते, लेकिन महाराजा कोई अंतिम फैसला नहीं लेते। उन्हें लगता था कि शायद वे दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर स्वतंत्र रह पाएंगे, लेकिन इतिहास कभी भी इंतजार नहीं करता है, और जल्द ही घटनाएं उनके नियंत्रण से बाहर जाने वाली थी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में बैठकों का दौर चल रहा था। कुछ नेताओं और अधिकारियों का विश्वास था कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो कश्मीर भारत के साथ चले जाएगा। इसी दौरान एक नई योजना बनी। कबायली लड़ाकों को कश्मीर की ओर भेजा जाएगा। ये लड़ाके पहाड़ी इलाकों में के अनुभवी योद्धा थे। कई लोगों ने उन्हें हथियार, रस्द और मार्गदर्शन दिया। उन्हें बताया गया कि कश्मीर लगभग बिना सुरक्षा के है, और अगर वे तेजी से आगे बढ़े तो श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे, और अगर एक बार श्रीनगर कब्जा हो गया तो पूरा खेल बदल सकता है। 22 अक्टूबर 1947 कबायली लड़ाके कश्मीर में प्रवेश करते हैं। पहले छोटे कस्बे, फिर गांव, फिर बड़े इलाके। हमला इतनी तेजी से हुआ कि स्थानीय प्रशासन हिल गया। कई जगहों पर महाराजा की सेना पीछे हटने लगी। कुछ इकाइयां टूट गई, कुछ सैनिक भाग गए, और कुछ क्षेत्रों में प्रतिरोध लगभग समाप्त हो गया। श्रीनगर में घबराहट फैलने लगी। लोग अफवाहें सुन रहे थे। कहा जा रहा था कि हमलावर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरे संकट को और गंभीर बना दिया। माहूरा पावर स्टेशन पर हमला हुआ। श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। राजधानी की बिजली चली गई, फोन लाइनें प्रभावित हुई, और लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि खतरा वास्तव में उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। महाराजा हरि सिंह के सामने कोई और विकल्प नहीं बचा था। जो स्वतंत्रता का सपना कुछ महीने पहले तक संभव लग रहा था, अब वह बिखरने लगा था। उनकी सेना पर्याप्त नहीं थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था दबाव में थी, और श्रीनगर खतरे में था। इसलिए उन्होंने दिल्ली की ओर रुख किया। उन्होंने भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, क्या भारत बिना किसी कानूनी आधार के सेना भेज सकता है? भारत सरकार का उत्तर था नहीं। यदि कश्मीर भारत से सहायता चाहता है तो उसे भारत में विधिवत शामिल होना होगा। इसलिए महाराजा हरि सिंह के सामने दस्तावेज रखा गया।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र। यह वही दस्तावेज था जिस पर हस्ताक्षर करके अन्य रियासतें भारत में शामिल हुई थी। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा ने हस्ताक्षर कर दिए थे और उसी क्षण कश्मीर औपचारिक रूप से भारत में शामिल हो गया था। लेकिन समय बहुत कम था, हमलावर आगे बढ़ रहे थे। अगर श्रीनगर एयरपोर्ट उनके हाथ लग जाता तो भारतीय सेना के लिए घाटी तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता। इसलिए अगले दिन सुबह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में से एक की शुरुआत हुई। 27 अक्टूबर 1947 दिल्ली, सुबह का समय था। भारतीय वायुसेना के विमानों में सैनिक बैठ रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचना था। पहली टुकड़ियां उड़ान भरती है, विमान हिमालय की ओर बढ़ते हैं और फिर श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते हैं। यही सही भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए पहले युद्ध की शुरुआत होती है। भारतीय सैनिकों के पहुंचने से पहले हमलावर श्रीनगर के बहुत दूर नहीं थे, लेकिन एक ऐसी बात हुई जिसने पूरे अभियान की दिशा बदल दी। कई कबायली लड़ाके रास्ते में लूटपाट में व्यस्त हो गए। कुछ क्षेत्र में वे आगे बढ़ने के बजाय स्थानीय संपत्ति और सामान कब्जे में करने लगे। इस देरी ने भारतीय सेना को वह समय दे दिया जिनकी उसे जरूरत थी। श्रीनगर एयरपोर्ट सुरक्षित कर लिया गया और फिर धीरे धीरे अतिरिक्त सैनिक पहुंचने लगे। अगले कुछ हफ्तों में भीषण लड़ाई हुई। बारामूला, उरी घाटी के कई क्षेत्र भारतीय सेना ने हमलावरों को पीछे से धकेलना शुरू किया, लेकिन अब तक संघर्ष केवल कबायली लड़ाके तक सीमित नहीं रह गया। यह भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक टकराव में बदल चुका था। 1948 युद्ध जारी था। दोनों देशों की सेनाएं अलग अलग मोर्चों से पर लड़ रही थी। पहाड़, घाटियां, बर्फीले रास्ते, कठिन मौसम और लगातार बढ़ती राजनीतिक जटिलताएं। दिल्ली में नेताओं को समझ आने लगा था कि यह संघर्ष जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। इसी दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भारत ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया। तर्क यह था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस विवाद का समाधान खोजा जाए। संयुक्त राष्ट्र में लंबी बहस हुई, विभिन्न प्रस्ताव आए, युद्ध विराम की चर्चा हुई, लेकिन जमीन पर लड़ाई जारी रही। आखिरकार 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू हुआ, जहां जिस पक्ष की सेना खड़ी थी वही एक अस्थायी सीमा बन गई। इसे पहले सीज फायर लाइन कहा गया और बाद में इसी को ही लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। जब तक यह युद्ध रुका तब तक कश्मीर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में था और दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान के नियंत्रण में। और यह विवाद आने वाले दशकों तक दक्षिण एशिया की राजनीति का केंद्र बना रहा। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें तो 1947 का बंटवारा केवल कश्मीर की कहानी नहीं थी। यह केवल भारत और पाकिस्तान की कहानी नहीं थी। यह उन करोड़ों लोगों की कहानी थी जिन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने खेतों को छोड़ा, अपनी दुकानों को अलविदा कहा, अपने पड़ोसियों से बिछड़ गए और कभी वापस नहीं लौट पाए। कई लोग नए देशों में सफल हुए, उन्होंने नई जिंदगी बनाई, नई पहचान बनाई, नई पीढ़ियां खड़ी की। लेकिन उनके दिलों में कहीं ना कहीं वह पुराना शहर, पुराना गांव और पुराना घर हमेशा जीवित रहा। आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लाखों परिवारों में ऐसी कहानी सुनाई जाती है। किसी की दादी लाहौर से आई थी तो किसी के दादा अमृतसर से गए थे, किसी का परिवार ढाका छोड़कर आया था और किसी ने कराची में एक नया जीवन शुरू किया था। 1947 ने सिर्फ सीमाएं नहीं बदली थी, उसने यादों का भूगोल बदल दिया था। उसने मित्रों को अलग देशों में बांट दिया था, उसने परिवारों को विभाजित कर दिया था और उसने उपमहाद्वीप की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया था। आज जब हम नक्शे पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 देश दिखाई देते हैं, लेकिन उन सीमाओं के पीछे छिपी है लाखों अनकही कहानियां, दर्द की, संघर्ष की, आशा की और जीवित रहने की। इतिहास की घटनाओं में जो बंटवारा है वो किसी राजनीतिक कारण से हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने इसे जिया था उनके लिए यह सिर्फ एक इतिहास नहीं था, यह उनका जीवन था, यह उनका परिवार था, यह उनका घर था और यह उनकी दुनिया थी। शायद इसी कारण से 1947 का बंटवारा सिर्फ इतिहास में एक तारीख नहीं है, यह दक्षिण एशिया की सामूहिक स्मृति का एक काला अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिनकी गूंज आज भी सीमाओं के दोनों तरफ से सुनी जा सकती है। धन्यवाद।